जय हिंद बच्चों, सभी का मैथ 2++ की स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 12 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है वर्तों के संबंधित क्षेत्रफल। तो बच्चों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला आपको घंटों दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको अवश्य प्रेस करना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें वर्तों के संबंधित क्षेत्रफल, इसके लिए बच्चों हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इस वर्त के बारे में पढ़ेंगे कि वर्त क्या होता है, कि भाई वर्त क्या होता है, वर्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्त के पहले हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, और उसके बाद में इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखो क्या होता है, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बना बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये हमारी क्या होगी, परिभाषा होगी वर्त की। अब देखो मैंने क्या लिखा है, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बना बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। अब देखो, जैसे मान लो कि निश्चित बिंदु मेरा ये हो गया, भाई निश्चित बिंदु मान लिया मैंने, इसे निश्चित दूरी पे, अब निश्चित दूरी पे हमने क्या बनाएंगे, एक वर्त बन गया हमारा ये वाला, देख। अब ये वर्त होता है ना, ये बिंदुओं का क्या लिखा मैंने, निश्चित दूरी पर बना बिंदुओं का बिंदुपथ, मतलब यहाँ जो हजारों बिंदु होते हैं, मतलब इन बिंदुओं का, तो इन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक वर्त बनता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बिंदुओं का बिंदुपथ कहते हैं, कि हजारों लाखों बिंदुओं को मिलाएंगे तब हमारे पास एक क्या बनता है, एक वर्त बनता है। ठीक है, जैसे आपको मैंने लिख दिया कि 1000 बिंदु में से कर दिया और इन सभी बिंदुओं को क्या कर दिया मैंने, मिला दिया, तो मेरे पास क्या बना, एक वर्त बना। तो हमें इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बने बिंदुओं का जो बिंदुपथ है ना, वो क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। अब वर्त का जो निश्चित बिंदु है, इसे हम बोलते हैं बच्चों केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और जो ये निश्चित दूरी होती है, इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसे हम r से लिखते हैं। ठीक है, अब जो बिंदुओं से बिंदुओं को, इन बिंदुओं के बिंदुपथ को मिलाने इस पे जो आपके पास ये एक सर्किल बना, मतलब गोलाई जो बनी है ये वाली, तो इसे हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, वर्त की परिधि। परिधि का मतलब, परिधि बोल दो या क्या बोल दो आप, परिमाप। क्या बोल दोगे, परिमाप, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ाई है कि परिमाप क्या होता है। तो इसे हम, ये सर्किल है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे परिधि बोलते हैं, नहीं अन्यथा हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप तो आपको निकालना आता होगा, क्योंकि आपने पिछली क्लास में अच्छे से सीखा है। तो यहाँ एक और बात है आपको याद रखनी बच्चों, जो हमारी जो परिधि और व्यास होता है, चलो अभी व्यास और देखो, अब जैसे मैं मान लो इसको आगे तक बढ़ा देता हूं, तो व्यास क्या होता है, तो केंद्र से गुजरने वाली रेखाखंड, जो केंद्र से गुजरता है ना, गुजरने वाली जो रेखाखंड होती है, रेखाखंड क्या होता है, व्यास कहलाती है। जो क्या होती है, व्यास होती है। बता देखो, केंद्र से जा रही है क्या, ये हमारा केंद्र था, इस केंद्र से इस वर्त की परिधि के दो बिंदुओं पर बनी है, यहां तक, इसके बाहर थोड़ी जाएगी क्योंकि यहीं पर रहेगी। इसका मतलब ये तो होगी हमारी निश्चित दूरी होगी, इसे बोलते हैं रेखाखंड। कहां से गुजर रही है, केंद्र से गुजर रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, हमारा व्यास कहलाता है। और जो व्यास होता है ना बच्चों, व्यास वो हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। क्या होता है, दुगना। क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, और जो हमारी त्रिज्या होती है वो हमेशा क्या होती है, व्यास की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। तो सर बोला, आपने बता दिया कि आपने व्यास तो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। केंद्र
जो हमारा मेन पॉइंट होता है उसे हम केंद्र बोलते हैं, और वो निश्चित दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो परिधि कैसे निकाली जाती है, परिधि कैसे निकालते हैं, तो एक बात याद रखना, जो परिधि होती है वो जो परिधि और व्यास, व्यास का जो अचर अनुपात होता है, अचर संख्या के रूप में एक अनुपात होता है जिसे हम लिखते हैं पाई से। पाई क्या होती है, हमारी एक अचर संख्या होती है। अचर संख्या का मतलब जिसका मान निश्चित नहीं होता, क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता। तो यहां पे देखो परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो क्या होती है, अचर संख्या होती है, मतलब सन्निकट संख्या होती है। किसका भाई, मान लगभग में हम लेते हैं, क्योंकि पाई होता है ना, जो अचर संख्या होती है उनका मान कभी भी बच्चों निश्चित नहीं होता, हमेशा चर राशियों का क्या होता है, मान निश्चित होता है, बाकी अचर राशियों का मान क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे, अब आप परिधि का सूत्र निकालो आसानी से। परिधि, आप व्यास को क्या लिखते हो, त्रिज्या का दुगना, मतलब क्या हो गया 2r हो गया, और ये क्या हो गया पाई। ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो भाग में तो उधर क्या जाएगा, गुणा में, तो ये हो जाएगा। परिधि का सूत्र आपके पास क्या आएगा, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r, क्या हो जाएगा 2 पाई r। तो ऐसे हमारी परिधि आ गई, हमारे पास वर्त की परिधि आ गई, व्यास आ गया, इसकी त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब होता है वर्त का क्षेत्रफल। क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल को हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर से लिखते हैं। तो ये क्षेत्रफल, ये भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है। बाकी ये आता कैसे है तो ये हम कभी आगे किसी क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना कि वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। व्यास क्या होता है, तो त्रिज्या का दुगना होता है, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है, और आपको परिभाषा याद रखनी है। वर्त की परिभाषा क्या होती है, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बना बिंदुओं का बिंदुपद क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे जो वर्तों के संबंधी क्षेत्रफल है। चलिए, तो अब देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में, तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है त्रिज्याखंड। इसे मैं लिख सकता हूं संगत, या फिर आप लिख सकते हो लघु। लघु का मतलब छोटा, लघु त्रिज्याखंड। फिर आप पढ़ोगे कि यहां पे दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ त्रिज्याखंड। फिर आप पढ़ोगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये सारे क्षेत्रफल हैं। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये संगत लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सब पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल। फिर पढ़ेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। हम पढ़ेंगे वर्त की चाप की लंबाई, वर्त की चाप की लंबाई, या पढ़ेंगे चाप की लंबाई, वर्त की चाप की लंबाई। इन 5 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे। हमें सूत्र रटना नहीं है, ये आता कैसे इसके बारे में अगर हम जान गए तो हमें सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके सूत्र भी दे रखे हैं हमारी बुक में, तो उन सूत्रों को रटेंगे नहीं, मैं सूत्र भी बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि हमारे प्राप्त कैसे किया जाता है इन्हें, उसके बाद में हम सूत्र लिखेंगे, ठीक है। ताकि आपको जब भी परीक्षा में अगर सूत्र भी याद न है तो आप इस डायग्राम के माध्यम से आसानी से उन्हें निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो अब एक एक करके पढ़ेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे संगत लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या, हमारा इस वर्त का केंद्र हो गया। और यहां से मैं ले लेता हूं इस वर्त की त्रिज्या। त्रिज्या तो भाई केंद्र से वर्त तक की दूरी क्या कहलाती है, परिधि तक। यह तो देखो परिधि होगी, और ये हो गया केंद्र। तो यहां केंद्र से वर्त की परिधि तक की जो दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो एक इधर से मैं ले लेता हूं, क्योंकि वर्त में बच्चों क्या करते हैं, वर्त की जो त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। केंद्र से वर्त हम कितनी त्रिज्या खींच सकते हैं, कितनी त्रिज्या होती है केंद्र से, वर्त के केंद्र से, तो अनंत त्रिज्या होती है। मतलब इस वर्त में हम अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं।
अब देखो इसको मैं केंद्र को O मान लेता हूं, ये हो गया हमारे पास A, और यहां मैं कोई बीच में बिंदु दे देता हूं B, और ये वाला हो गया मेरे पास C। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास मैंने कहा कि ये वाली भी हमारे पास क्या त्रिज्या है, और ये वाली हमारे पास क्या त्रिज्या है। इसके मध्य का जो कोण मान लेता हूं वो हमारे पास क्या थीटा है। अब जो आपको दिखाई दे रहा है दो त्रिज्याओं का जो बीच का जो भाग दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये वाला भाग आपको, इसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड। इसे आप परिभाषा बोलना चाहो तो कैसे बोलोगे, दो त्रिज्याखंडों के मध्य का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। अब देखो त्रिज्याखंड को कौन बताएगा भाई कितना त्रिज्याखंड है, तो हमारा थीटा बताएगा, मतलब कौन बताएगा कि इनके भाग, दो त्रिज्याखंडों का जो मध्य का भाग वो कितना है, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है, अब त्रिज्याखंड का सूत्र निकालने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। आप देख रहे हो ये पूरा वृत्त है, तो यहां से लेके हम यहां से घूम के आएंगे इसके पूरे राउंड में, तो आप देखेंगे कि आपको कितना डिग्री का कोण, कितने डिग्री घूम के आए हो आप, तो कहोगे सर आप पूरा चक्कर होता है ना वो 360 डिग्री का होता है। होता है कि नहीं होता, ये जो 60 डिग्री का होता है। दूसरी बात जो आप घूम के आए हो, ये क्या घूम के आए हो, मतलब वृत्त की परिधि होती है। तो यहां से सीधी सी बात यह है कि जो संगत या हम बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है हमारे पास, देखो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो या आप देखोगे हमारे पास पाई वर्ग, तो इसमें पाई तो क्या आएगी, हमारे पास निश्चित संख्या मतलब अचर राशि है। दूसरे आप देखोगे इन दो त्रिज्या के बीच का भाग है, तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आएंगी, 2, और प्लस में हमारे पास क्या आ रहा है, मतलब गुणा में क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, और कोण हमारे पास टोटल कितना है, 360 डिग्री है। तो यहां से आपके पास क्या है, पाई, आर को आर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो रियल में हमारा जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में क्या आएगा, 360 डिग्री। ये तो हमारे पास किसका होता है, त्रिज्याखंड का, मतलब लघु त्रिज्याखंड या संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद में होता है हमारे पास दीर्घ, तो इसे तो बोलते हैं हम क्या, लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं मैंने, और ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, इसे हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड। अब तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है बच्चे पूरा क्या हमारे पास वृत्त है, वृत्त है कि नहीं है। इस वृत्त में से अगर मैं इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दूं तो क्या हमारे पास ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा कि मैं लिखूंगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से मैं क्या निकाल दूंगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो रियल में क्या आएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये हमारे पास किसका होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसी तरह हमारे सूत्र निकल के आते हैं, जो हमें बुक में लिख रखा है ना, तो वो सूत्र ऐसे निकल के आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम अभी और बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब देखिए उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका पढ़ेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो अगर मैं इस वाली रेखा, इस बिंदु को, बिंदु ए को बिंदु सी से मिला दूं, मिला दिया क्या मैंने, बिंदु ए को मैंने किससे मिला, सी से। तो यहां तक जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ना नीचे वाला ये, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। अब आप देखो सर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो कैसे निकालूं। आपने देखा कि सर ये पूरा क्या होता है, त्रिज्याखंड होता है। इस त्रिज्याखंड में से आपको दिखाई दे रही है आकृति त्रिभुज की दिखाई दे रही है। इस त्रिभुज की आकृति को मैं कम कर दूं तो क्या मेरे पास नीचे वाला भाग ही बचेगा। तो यहां से अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहो इसका, तो लघु या फिर आप बोल सकते हो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें से आप क्या करोगे, इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से आप क्या कम कर दोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
ये देखो, अगर दोनों भुजाएं समान है तो ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो बच्चों याद रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। अगर कोण का मान न्यून कोण ना होकर अधिक होगा तो हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कहेंगे। इसलिए मैं ये लिख देता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला भाग बचेगा जिसे हम बोलते हैं लघु वर्तखंड। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकल के आता है, अब देखो जो बाकी का हमारे पास भाग बच गया बच्चों, ये तो हमारे पास लघु, बाकी ये भाग बच गया ना हमारे पास, इसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ, इसे क्या बोलते हैं हमें, दीर्घ वर्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल में से, मतलब इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से मैं कम कर दूंगा किसका, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। आप बोलोगे सर ये तो वही सूत्र हो गया जो त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड का था, सेम वैसे ही है, बस इन दोनों सूत्रों को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास। अगर दीर्घ त्रिज्याखंड का याद है तो हम इसका दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस फर्क इतना है कि इसमें लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कम कर देंगे और उसमें त्रिज्याखंड का कम कर देंगे, बात तो एक ही है। उसके बाद में हमारे पास आती है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। आप कहोगे सर चाप कौन सा होता है, तो चाप देखो यहां से आपको दिखाया बिंदु ए से लेके और हमारे पास जो त्रिज्याखंड के बीच की जो बिंदु सी तक की दूरी है, इसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो चाप का मतलब ये हमारे पास किसका भाग हमारे पास अंदर इसमें आ रहा है, तो आप कहोगे सर परिधि का आ रहा है, मतलब परिधि का 2 पाई आ रहा है। साथ में कोण है, तो कोण हमारे पास कितना है, थीटा है, और टोटल कोण हमारे पास कितना, 360 डिग्री है। तो हमारे चाप की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब आगे की प्रश्नावली हम अगले वीडियो में करेंगे। तो